Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So today in this lecture we will discuss about the contract of agency, our last unit of Indian Contract Act and newly added in the syllabus of May 2024. So let's jump to our topic that is agency. एजेंसी का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। जब कोई पर्सन अपना काम किसी और को अलॉट करता है, किसी और को डेलीगेट करता है, तो उसको बोलते हैं एजेंट, और जिसने डेलीगेट किया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और जिनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है उस रिलेशनशिप को बोला जाता है एजेंसी। This relationship was established when one person authorized any other person to act on his behalf. जो एजेंसी का रिलेशनशिप होता है वो एस्टेब्लिश कब होता है? जब कोई पर्सन अपना काम किसी और को डेलीगेट करता है टू डू, तो उसके जो बीच में दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं हम एजेंसी। अब यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, पहली पार्टी हमारी प्रिंसिपल, दूसरी पार्टी हमारी एजेंट। अब जो पर्सन सामने वाले पर्सन को ऑथराइज कर रहा है कि आप हमारे बिहाफ पे काम करोगे, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जिसको ऑथराइज किया है उसको हम बोलते हैं एजेंट। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, एजेंसी की डेफिनेशन और एजेंसी की पार्टीज। एजेंसी की डेफिनेशन क्या? व्हेन वी डेलीगेट द वर्क टू एनी अदर पर्सन देन वी विल कम्स इनटू द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी एंड देयर आर टू पार्टीज, फर्स्ट इज एजेंट एंड सेकंड इज प्रिंसिपल। एजेंट जिसको काम दिया है, प्रिंसिपल जिसने काम दिया है, दैट्स ऑल। टेस्ट ऑफ एजेंसी, अब हमें देखना है कि एक पार्टिकुलर रिलेशनशिप एजेंसी है या एजेंसी नहीं है। अगर मुझे पता लगाना हो कि पार्टिकुलर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एजेंसी है या नहीं है, तो दो टेस्ट पूरे करके मैं पता लगा सकता हूं। पहला, इफ द अदर पर्सन हैज पावर टू बाइंड द अदर ऑन हिज बिहाफ, है किसी दूसरे पर्सन को मुझे बाइंड करने का अधिकार है या नहीं है। पहले इसकी बैकएंड की बात समझिए क्या है। बैकएंड की बात कैसे कि जो एजेंट होता है, एजेंट कोई भी काम करता है उसके लिए बाइंड अल्टीमेटली कौन होता है? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का ही काम कर रहा है, तो वो जो भी काम करेगा उसके लिए अल्टीमेटली प्रिंसिपल ही लाइबल होगा। ओके, तो इसीलिए अगर किसी सामने वाले पर्सन को ऐसी पावर है कि वो अपने कामों से किसी और को बाइंड कर सके, किसी प्रिंसिपल को बाइंड कर सके, तो इट मींस वो किसी और का एजेंट है। एंड देन व्हेन ही हैज एस्टैब्लिश्ड प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। इससे पहला प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझिए। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि काम कोई और कर रहा है किसी और के साथ, मतलब सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रही है, बट उस डीलिंग से थर्ड पार्टी को शू करने का अधिकार भी मुझे आ जाता है। मतलब एजेंट किसी कस्टमर के साथ डील करेगा और कल को कस्टमर ने किसी भी केस में डिफॉल्ट कर दिया, तो मेरे पास राइट है कि मैं उसको शू कर सकता हूं। मतलब इन केस अगर कोई पर्सन ऐसा काम करे जिससे कि किसी और पर्सन के पास भी राइट आ जाए कि वो थर्ड पर्सन को शो भी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ काम किया है, बट अगर प्रिंसिपल भी थर्ड पार्टी को शो कर पाए तो उनके बीच में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। देन वी विल कॉल्ड एज दैट दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर दोनों आंसर हमारे यस है, मतलब एजेंट के पास पावर भी है कि वो प्रिंसिपल को बाउंड कर सके, और जो वो काम कर रहा है उसकी वजह से प्रिंसिपल भी थर्ड पार्टी को शो कर सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशनशिप हमारा एजेंसी के अंदर आता है। अब एक मैक्सिम है दैट इज क्यू फैसेट एलम फैसेट पर से। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग दोज हु एक्टिंग थ्रू एन एजेंट ट्रीटेड एज एक्टिंग हिमसेल्फ। मतलब क्यू फैसेट एलम फैसेट पर से का मतलब है कि कोई पर्सन अपनी पावर डेलीगेट करके किसी और से काम करवाता है, तो एजेंसी के तौर पे वो यही माना जाएगा कि वो काम खुद ही कर रहा है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपने फ्रेंड को 10,000 रुपये देने जाना है, बट मैं जा नहीं पा रहा, बट मैंने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि आप वहां जा रहे हो तो मेरे 10,000 भी दे देना उसे, तो वो किसके बेस पे काम कर रहा है? मेरे बेस पे। तो ये यही माना जाएगा कि वो काम मैंने ही किया है। तो ये मैक्सिम इस चीज को डिफाइन करता है। आफ्टर दैट हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, मतलब प्रिंसिपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कौन बंदा एजेंट अपॉइंट कर सकता है। पहला, प्रिंसिपल हमारा साउंडमैन होना चाहिए, और दूसरा हमारा वो मेजर भी होना चाहिए। हु मे बी एन एजेंट, बट एजेंट कौन हो सकता है? एजेंट सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है, नॉट एक ही पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो माइनर क्यों ना हो। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि माइनर बन तो सकता है, बट माइनर के एक्ट के लिए हमेशा प्रिंसिपल लाइबल होगा। मतलब माइनर चाहे फ्रॉड करे,
माइनर चाहे सही एक्ट करे गलत एक्ट करे, उसके लिए हमेशा प्रिंसिपल ही बाउंड रहेगा। ओके, वो माइनर कभी भी लाइबल नहीं माना जाएगा। और एक आपका नेसेसरी पॉइंट है, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी को क्रिएट करने के लिए हमें किसी भी तरह की कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन लेवल। उसके बाद मोड ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी, हम एजेंसी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आइदर बाय वे ऑफ एक्सप्रेस मोड, आइदर बाय वे ऑफ इंप्लाइड मोड। एक्सप्रेस मोड कैसे, कि हमने आइदर वर्ड्स या आइदर रिटन लिख के किसी सामने वाले को अथॉरिटी दे दी कि मेरा काम आप करोगे, तो वो हमारी होगी एक्सप्रेस अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी कैसे, कि हमारे एक्ट से पता चल रहा है कि वो सामने वाला पर्सन मेरा एजेंट है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंप्लाइड एजेंसी। अब इंप्लाइड एजेंसी इंक्लूड, इंप्लाइड एजेंसी हम पढ़ रहे हैं कि ना ही वर्ड्स है, ना ही ओरल वर्ड्स है, ना ही रिटन वर्ड्स है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बट सामने वाले को हमारे हाव भाव देख के, हमारे काम करने के तरीके को देख के पता लगा कि ये पर्सन इसका एजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं इंप्लाइड एजेंसी। और इंप्लाइड एजेंसी हमारे कितनी तरह की होती है वो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे पहला, एजेंसी बाय इस्टॉपल। एजेंसी बाय इस्टॉपल का क्या मतलब होता है, जब एक पर्सन सामने वाले पर्सन को इंड्यूस करे, व्हेन ए पर्सन विलफुली इंड्यूसेस अदर पर्सन टू बिलीव दैट ए सर्टेन पर्सन इज एन एजेंट, then such other person treat as his agent and he cannot deny its liability after words। इसका मतलब समझे नहीं हो गया, मैं आपको बस समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं, मिस्टर ए है मेरे साइड में जो बैठा है, मैं मिस्टर ए को किसी थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो ए है वो मेरा एजेंट है, हालांकि वो मेरा एजेंट नहीं है, बट क्योंकि मैंने ऐसा इंड्यूस किया, मैंने ऐसा बताया सामने वाले को, तो मान लिया जाएगा कि ये पर्सन मेरा एजेंट है। और उस बिलीफ पे अगर सामने वाले ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ, तो उसके लिए मैं अल्टीमेटली बाउंड हो जाऊंगा। बाद में मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि मैंने तो झूठ बोला था या मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। एक बार मैंने अगर किसी सामने वाले पर्सन को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये फलाना बंदा मेरा एजेंट है, तो एजेंट मान लिया जाएगा। और जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं एजेंसी बाय इस्टॉपल। अब एसेंशियल्स क्या है एजेंसी बाय इस्टॉपल के? सबसे पहला, मैंने सामने वाले को बोला हो कुछ बात, when made a representation, चाहे बोल के चाहे कुछ एक्ट करके, आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। और थर्ड पार्टी उससे इंड्यूस भी हुई है, इंड्यूस का मतलब प्रेरित होना, सामने वाली पार्टी उससे प्रेरित भी हुई हो और उसने उस पर बिलीव करके मेरे साथ एंटर भी किया हो एक कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो कोई भी लायबिलिटी जो मेरे ऊपर आएगी तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सामने वाले पर्सन को बिलीव दिला दिया था कि ये पर्सन मेरा एजेंट है। ये थे हमारे पहले टाइप ऑफ इंप्लाइड एजेंसी, दैट इज एजेंसी बाय इस्टॉपल। आपका इसमें अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजेंसी बाय इस्टॉपल, और आपका वो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज नेम द टाइप्स ऑफ इंप्लाइड एजेंसी। ओके, सो एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होता है? एजेंसी बाय नेसेसिटी बच्चों होता है कि अगर मान लो ऐसी कोई प्रिंसिपल के ऊपर इमरजेंसी आ जाए जिससे कि किसी सेकंड पर्सन को उसके लिए वो काम करना पड़े, arises due to some emergent situation, in emergency person can do any act to prevent its principal from any loss। अब एक केस सुनो इसमें जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, उसका कोई एजेंट नहीं है बट उसका कोई एम्प्लॉय है। अब प्रिंसिपल उस टाइम पे एंटिटी में था नहीं, तो प्रिंसिपल को कुछ लॉस होने वाला था, तो एम्प्लॉय ने ऐसा एक्ट किया जो कि एक एजेंट ही कर सकता है, बट उसने वो एक्ट इसीलिए किया ताकि प्रिंसिपल को लॉस ना हो। मतलब कोई इमरजेंट सिचुएशन आई जिसकी वजह से प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए किसी पर्सन ने ऐसा काम किया, तो वो एजेंट इन इमरजेंसी मान लिया जाएगा। हेंस एजेंसी बाय नेसेसिटी, कि कोई जरूरत आन पड़ी थी, जरूरत की नीड थी, इसलिए वो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। देन एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? जब लॉ ट्रीट करे कि एक पर्सन उसका एजेंट है, मतलब लॉ अपना ऑर्डर पास करके बता रहा है कि फलाना पर्सन उसका एजेंट है बस। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। देखो बच्चों, दो चीज होता है, एक होता है रेक्टिफिकेशन और एक होता है रेटिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब कुछ चीज सही करना और रेटिफिकेशन मतलब कुछ चीज अप्रूव करना। यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब कि किसी भी चीज को
अप्रूव करना मतलब किसी भी अनअप्रूव चीज को, अनऑथराइज चीज को बाद में अप्रूव करना। अब जैसे मेरा एक पर्सन था, मेरा एक एम्प्लॉय था, उसको कोई भी परचेज ऑर्डर लेने की अथॉरिटी नहीं थी। सुनना ध्यान से, परचेज ऑर्डर लेने की अथॉरिटी नहीं थी, बट फिर भी उसने परचेज ऑर्डर ले लिया मेरे नाम पे, मतलब उसने कोई अनऑथराइज एक्ट किया। अब अगर वो उसने जो परचेज ऑर्डर लिया है वो मार्केट वैल्यू से कम पे लिया होगा और उसमें मेरा बेनिफिट है, तो मैं उसके एक्ट को अप्रूव भी कर सकता हूँ। मतलब अगर किसी अनऑथराइज पर्सन ने अनऑथराइज एक्टिविटी करी है और वो प्रिंसिपल के बेनिफिट में है, अपने हित में है, तो प्रिंसिपल उसको अप्रूव भी कर सकता है। बट अगर प्रिंसिपल के हित में नहीं है, प्रिंसिपल के नुकसान में है, तो उसके एक्ट को डिसअप्रूव यानी डिसऑन भी कर सकता है। सो वेयर act are done by one person on behalf of another but without his authority, then he may, यहाँ पे he को ना principal, then the principal may elect them as a approved or disown them as he think fit। disown मतलब हटा देना कि मैं लाइबल नहीं हूँ, ये अनऑथराइज था। स्टोपल वाला केस अलग है इससे। स्टोपल में उसने रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे प्रिंसिपल कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किसी चीज को, प्रिंसिपल को पता ही नहीं है उस एक्ट का, तो प्रिंसिपल बाद में इलेक्ट भी कर सकता है उसको और हटा भी सकता है। इलेक्ट का मतलब अप्रूव करना, अप्रूव का मतलब टेक्निकल वर्ड में दैट इज रेटिफिकेशन, अप्रूविंग ऑफ एनी प्रीवियस एक्ट। तो ये थी हमारी 4 तरह की इम्प्लाइड एजेंसी। पहला एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, दूसरी एजेंसी बाय स्टोपल, तीसरा एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड फोर्थ वन एजेंसी बाय नेसेसिटी, या फिर एजेंसी बाय इमरजेंसी भी कह सकते हो आप इसको। ओके, उसके बाद एसेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। अब रेटिफिकेशन का मैंने मतलब बताया आपको कि कुछ चीज अप्रूव करना, तो उसकी वैलिड होने के मतलब मैंने काम को रेटिफाई किया, अप्रूव किया, तो उसका एसेंशियल क्या है, या तो मैं बोल के या लिख के बताऊं या मैं इम्प्लाइड करूं सामने वाले को कि हाँ मैंने अप्रूव कर दिया है। नॉलेज शुड नॉट बी डिफेक्टिव, मतलब जो एजेंट ने काम किया है उसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए, मुझे उसमें एजेंट का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। होल ट्रांजेक्शन शुड बी रेटिफाई, अगर 1 लाख का परचेज ऑर्डर लिया है तो मुझे 1 लाख का ही रेटिफाई करना है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 50,000 का रेटिफाई कर दिया, 50,000 का डिसअप्रूव कर दिया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। करना हो तो पूरा का पूरा हमें रेटिफाई करना पड़ेगा। रेटिफिकेशन शुड नॉट इंजर्ड अ थर्ड पार्टी। अब बात सुनो, किसी एजेंट ने मेरा नाम लेके थर्ड पार्टी से माल ले लिया जिससे कि थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ, ठीक है, और अगर मैं अप्रूव उसे कर दूंगा तो उसका नुकसान होगा। तो लॉ कहता है कि आपको कोई भी ऐसा एक्ट रेटिफाई नहीं करना है जिससे कि थर्ड पार्टी का नुकसान हो। विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में रेटिफाई करना है। एंड रेटिफिकेशन शुड बी कम्युनिकेटेड एंड शुड बी मेड फॉर ए वैलिड एक्ट। पहली बात तो ये, अगर मैं किसी काम के अप्रूव कर रहा हूँ तो मुझे सामने वाले को कम्युनिकेट करना है, थर्ड पार्टी को लगा लो या फिर एजेंट को लगा लो कि मैंने आपको एक्ट को रेटिफाई कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। दूसरा, जो एजेंट ने सिर्फ वैलिड काम किए हैं सिर्फ उन्हीं को रेटिफाई करना बनता है। अगर कोई अनलॉफुल काम किया हो या कोई इनवैलिड काम किया हो तो उसको रेटिफाई मुझे नहीं करना है। तो रेटिफाई करने की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आपको ध्यान में रखनी आ सकता है एग्जाम में, मार्केट इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। नॉलेज प्रिंसिपल की डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको पर्सनल बेनिफिट कोई भी पता नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे स्वार्थ के लिए वो काम किया है, फिर अपने स्वार्थ के लिए काम किया है वो। होल ट्रांजेक्शन पूरी ट्रांजेक्शन रेक्टिफाई होनी चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। रेटिफिकेशन करने से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए और कम्युनिकेट करना है और वैलिड एक्ट के लिए ही रेटिफाई करना है। तो दीज ऑल वर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड रेक्टिफिकेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। एजेंट अथॉरिटी कितनी रहेगी, कहां तक एजेंट काम कर सकता है, कहां तक एजेंट काम कर सकता है, ये हमारा है कंसेप्ट। सबसे पहला, एजेंट अथॉरिटी इन ए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, मतलब नॉर्मल बिजनेस में या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी काम करने के लिए प्रिंसिपल लाइबल है वो सारे काम एजेंट कर सकता है, वो सारे बट लॉफुल होने चाहिए। दूसरा, एजेंट इमरजेंसी में भी काम कर सकता है। सर इमरजेंसी कैसे, मान लो प्रिंसिपल के ऊपर कोई लॉस आने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, तो प्रिंसिपल को बचाने के लिए वो हर एक काम कर सकता है जिससे कि प्रिंसिपल को लॉस ना हो। बट उसकी कंडीशन क्या है कि वो इमरजेंसी में कब काम कर सकता है। सबसे पहला, उसके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे, क्योंकि प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करेगा तो वो काम तो प्रिंसिपल खुद ही कर लेगा फिर।
इमरजेंसी का रीजन कब आता है कि प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है और टाइम पे स्टेप नहीं लिया गया, तो वहां पे प्रिंसिपल को लॉस हो जाएगा, तो उसके पास कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं होना चाहिए। और वो नेसेसिटी होनी चाहिए प्रिंसिपल के लिए कि मतलब वो काम जरूरी है, अगर नहीं हो तो लॉस हो जाएगा। बेनिफिट प्रिंसिपल का होना चाहिए उसमें। रीजनेबल मैनर उसने ऑप्ट करी हो, मतलब अगर उसका खुद का नुकसान होता, अगर उसका खुद का नुकसान होता तो वो क्या रीजनेबल स्टेप लेता, तो वही रीजनेबल स्टेप उसने प्रिंसिपल के लिए लिया हो। और एजेंट जिन गुड्स के ऊपर उसने राइट एक्सरसाइज किया है वो गुड्स उसके पोजेशन में होने चाहिए। इसका एक लेमन एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे एंटिटी में कुछ गुड्स रखे हुए थे, अब जब एजेंट ने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसको लगा कि ये गुड्स खराब होने वाले हैं, और वो इस सिचुएशन में नहीं था कि वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे। अगर प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करने के लिए जाता तो गुड्स इतने में खराब हो जाते। तो जो गुड्स उसके पोजेशन में है वो उनको सेल आउट कर सकता है डेफिनेटली। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर एक्ट इन इमरजेंसी। आफ्टर दैट सब एजेंट। सब एजेंट कौन होता है? मैंने आई एम ए प्रिंसिपल, मैंने अपनी पावर किसी एजेंट को डेलीगेट करी, और एजेंट हमेशा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की बेस पे अपॉइंट होता है कि मुझे उस पर विश्वास है इसलिए मैं उसको काम करने के लिए दे रहा हूँ, और एजेंट ने आपका काम किसी थर्ड पर्सन को अलॉट कर दिया, तो इस थर्ड पर्सन को बोलते हैं सब एजेंट। कि मैंने किसी को काम दिया करने के लिए, उसने किसी और को काम दे दिया वो काम करने के लिए, वो बोलते हैं सब एजेंट। और जनरली एजेंट ये सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बात सुनो। क्योंकि जिसको मैंने अथॉरिटी दी है वो मैंने ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बेस पे दी है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको इसमें। एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि मुझे किसी के 1 लाख रुपए देने थे, अब या तो मैं जाके दे आऊं, पहला। दूसरा मोड क्या है कि मैं खुद नहीं जा रहा, मैं किसी बंदे को भेज रहा हूँ जिसमें मुझे विश्वास है 1 लाख रुपए देके कि उसको दे आ। मैंने उसको 1 लाख रुपए इसलिए दिए ना क्योंकि मुझे उसको ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। अब वो किसी और को दे रहा है 1 लाख रुपए कि जाके आप दे आओ, तो ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि वो बंदा पता नहीं कैसा हो, उस पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेरा हो या ना हो। तो इसीलिए जनरली एजेंट किसी और पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकता वो एक्ट परफॉर्म करने के लिए जो प्रिंसिपल ने उसको डेलीगेट किए हैं। बट अगर अपॉइंट कर लिया उसने तो उसको बोलते हैं सब एजेंट। अब एक और मैक्सिम आया है यहाँ पे अपना। मैक्सिम क्या है? डेलीगेट्स delegators non protest delegate, delegators not protest delegate, मतलब द एजेंट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। इस मकसद से बोला गया है कि जब उसको ही किसी और ने काम दिया है तो वो किसी और को काम कैसे अलॉट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम डेलीगेट नॉट प्रोटेस्ट डेलीगेट, कि वो बंदा काम अलॉट नहीं कर सकता किसी और को जिसको काम किसी और ने दिया है। एक्सेप्शन वेयर द एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट, बट कुछ केसेस हैं जहाँ पे वो सब एजेंट वैलिडली अपॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको कि सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता एजेंट, बट कुछ केसेस में कर सकता है। या तो एजेंसी की टर्म कंडीशन ऐसी हो कि सब एजेंट अपॉइंट हो सकता हो, बिजनेस एथिक्स हो ऐसे, कस्टम एंड ट्रेड चली आ रही है बिजनेस में कि एजेंट कोई बंदा अपॉइंट करता है, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए। लेट्स से एजेंट कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए अपॉइंट हुआ था, अब सडनली एजेंट की तबीयत खराब हो गई और वो काम करना जरूरी है, तो अल्टीमेटली काम पूरा करने के लिए वो क्या मेजर लेगा? उसको एक सब एजेंट अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। तो वो होता है अनफोर्सीन इमरजेंसी जब अराइज हो जाए तो मुझे एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी कि आप एक सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा? विद द अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब एजेंट को अथॉरिटी प्रिंसिपल ने दी थी कि आप एक सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। वेट अ सेकंड। तो यहाँ पे हम वही पढ़ रहे हैं कि जब प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज किया था कि आप सब एजेंट को डेलीगेट कर सकते हो, तो उसके इफेक्ट क्या होगा? सब एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर द सब एजेंट। अब सब एजेंट ने अपॉइंट किया है तो उसके काम के लिए एजेंट लाइबल होगा हमेशा।
सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट नॉट टू प्रिंसिपल एक्सेप्ट फॉर फ्रॉड। मतलब बात सुनना, या मैं प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट। तो पहली बात, प्रिंसिपल को आंसरेबल सिर्फ और सिर्फ एजेंट होगा, ना कि सब एजेंट। और सब एजेंट की अथॉरिटी सिर्फ एजेंट तक रहेगी और किसी के लिए नहीं रहेगी। सब एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल को एजेंट ही लाइबल होगा। तो ये थे हमारे इफेक्ट ऑफ अपॉइंटिंग ऑफ सब एजेंट। पहला, थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, प्रिंसिपल के लिए एजेंट लाइबल होगा, एजेंट के लिए सब एजेंट लाइबल होगा। इसको आप चार्ट फॉर्म में ऐसे बना सकते हो, थर्ड पार्टी के लिए कौन लाइबल होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए कौन लाइबल होगा, एजेंट, एजेंट के लिए कौन लाइबल होगा, सब एजेंट। बस। आफ्टर दैट वेयर सब एजेंट इज अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। जब सब एजेंट बिना अथॉरिटी के अपॉइंट हुआ हो तो क्या होगा, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब एजेंट फॉर बोथ द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। मतलब यहाँ पे एक देखना क्या मतलब, प्रिंसिपल था, यहाँ पे प्रिंसिपल ने पावर एजेंट को डेलीगेट करी, एजेंट ने किसी सब एजेंट को कर दी। और प्रिंसिपल ने एजेंट को मना किया था कि आप अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं करोगे, बट फिर भी एजेंट ने काम अपना डेलीगेट कर दिया। तो इस केस में क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल अब इसने गलत काम किया है, जो काम करने के लिए मना किया था एजेंट ने वो काम किया है। तो जो भी सब एजेंट काम करेगा थर्ड पार्टी के साथ, कस्टमर के साथ, तो एजेंट उसके लिए लाइबल होगा। और प्रिंसिपल को जो भी लॉस हुआ है उसके लिए भी एजेंट लाइबल रहेगा। और सब एजेंट आंसरेबल किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ एजेंट को। ये दोनों में सेम है, एजेंट को ही आंसरेबल होगा कि एजेंट ने उसको अपॉइंट किया था, प्रिंसिपल को वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पार्ट नंबर 2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी रीडिंग। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।